बीते दिनों अगर आपने हमारा एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें मैंने एक सहायक आरक्षक के जवान से उसके चेहरे को बिना दिखाते हुए बातचीत की थी। दरअसल उस जवान ने अपनी आप बीती बताई थी और अपनी पीड़ा बताई थी कि किस तरह से सहायक आरक्षकों के साथ विभाग या सरकार ज्यादती कर रही है। ज्यादती इसलिए क्योंकि उन्हें समय पर ना ही उनके वेतन बढ़ रहे हैं और ना ही उन्हें किसी तरह का प्रमोशन मिल रहा है। यहाँ तक कि डीएसएफ करके एक अलग से पद सृजित कर दिया गया है और उसके आगे उनका कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। जब उस जवान ने अपनी बात को खुलकर सामने रखा तब बहुत सारे जवानों ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि केवल डीएसएफ ही नहीं सर, और भी जवान हैं जिसमें पैरामिलिट्री हो, जिला बल हो, सारे जवानों के साथ बहुत सारी तकलीफें हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जवान सामने आकर अपनी बात रख नहीं सकते, क्योंकि अगर जवान कैमरे के सामने आकर अपनी तकलीफ रखेंगे तो उनकी समस्या का समाधान होगा या नहीं इस बात की तो गारंटी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में और समस्याओं का अंबार लग जाएगा इस बात की गारंटी है। ऐसे में हमने एक तरकीब निकाली। मैंने कहा आप लोगों की जो समस्या है उस पूरी समस्या को आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं उसे शब्दशः कैमरे के सामने सभी के सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो उस जवान ने पूरे मैटर बनाकर मुझे दिया है और क्या लिख कर भेजा है उस मुद्दे को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उससे आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे कि सीआरपीएफ और आईटीबीपी, बीएसएफ जैसे जवानों के साथ किस तरह की दिक्कतें हैं, उनके मन में किस तरह की तकलीफ है। तो उस समस्या पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हमेशा हम बस्तर टॉकीज के माध्यम से नक्सल, आदिवासियों की और तमाम मुद्दों की बातचीत करते हैं, लेकिन आज का मुद्दा थोड़ा हटके है। मैं इस वीडियो में ना ही नक्सलवाद की बात करूंगा और ना ही बस्तर की। आज का ये वीडियो है सीएपीएफ को लेकर, सीएपीएफ के जवानों की समस्या को लेकर। सबसे पहले मैं आपको सीएपीएफ के बारे में बताना जरूरी समझता हूँ कि क्या है सीएपीएफ। दरअसल सीएपीएफ का अगर फुल फॉर्म पर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इस फोर्सेस के नाम से भले ही पुलिस आता है, लेकिन ये पुलिस नहीं है। इसमें आर्म्ड फोर्स का दर्जा इनको मिला हुआ है। इन फोर्सेस में लगभग, अगर आपको यकीन हो, तो 9 लाख जवान हैं पूरे देश में। सीएपीएफ का हिस्सा है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ। मैं आपको सबसे पहले ये सारे फोर्सेस जो मैंने नाम बताए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, इन सब के बारे में बताता हूँ। थोड़ा इनके इतिहास के बारे में बताता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझने में सहूलियत होगी कि आखिर ये सारे जवान हैं कौन से और क्या इनका इतिहास है। सबसे पहले सीआरपीएफ के बारे में बताऊँ। सीआरपीएफ दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसमें लगभग 3,25,000 जवान हैं। इस फोर्स में 250 बटालियन है। अपनी स्थापना के बाद से सीआरपीएफ से ही लगभग 2,300 जवानों ने शहादत दी है। इस फोर्स को 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तौर पर। इस फोर्स ने आज़ादी के बाद देश में छोटी छोटी रियासतों को जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जूनागढ़ हो, काठियावाड़ और हैदराबाद का विलय कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ 1947 से 1949 के युद्ध में भी कई मोर्चों पर सीआरपीएफ ने अहम भूमिका निभाई। 1950 से 1960 के बीच अगर फोर्स की तैनाती की बात की जाए तो ये फोर्स भोज, पटियाला और चंबल में भी रही। वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीआरपीएफ की तैनाती कुछ जगहों पर रही है। सीआरपीएफ की तैनाती पाकिस्तान बॉर्डर पर कच्छ के इलाके में थी। इसके अलावा तिब्बत की सीमा पर भी तैनात रही और चीनी सेना के साथ हुई जो मुठभेड़ हुई थी उसमें भी ये फोर्स रही। 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना ने सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी पर हॉट स्प्रिंग से हमला किया और सीआरपीएफ के 10 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। 1962 में भी सीआरपीएफ ने अरुणाचल में सेना के साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। 1965 के युद्ध में सीआरपीएफ ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। पाकिस्तान की सेना ने कच्छ की सरदार पोस्ट और टाक पोस्ट पर 9 अप्रैल को हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना की पूरी ब्रिगेड पर हमला हुआ था। लेकिन पूरी ब्रिगेड का हमला हुआ था सीआरपीएफ, लेकिन फिर भी सीआरपीएफ पीछे नहीं हटी और पाकिस्तानी सेना के हमले को विफल कर दिया। आज कच्छ जो है वो भारत का हिस्सा है। इसमें सीआरपीएफ का बड़ा योगदान माना जाता है। वहीं 1965 और 1971 के युद्ध में सीआरपीएफ ने सेना की भरपूर मदद की और इन दोनों लड़ाइयों में कई जवान भी शहीद हुए। सीआरपीएफ की तैनाती 1978 से आज तक नॉर्थ ईस्ट में भारी रूप से रही।
सीआरपीएफ ने नागालैंड, मणिपुर, असम और त्रिपुरा में शांति बनाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। सोचिए सीआरपीएफ ने कितना काम किया है। सीआरपीएफ की तैनाती यूएन मिशन में भी जाती है। सीआरपीएफ ने श्रीलंका में शांति सेना के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं 1980 से 1995 तक पंजाब में भारी तैनाती भी रही है सीआरपीएफ की, क्योंकि वहाँ पर लगातार कुछ न कुछ समस्याएं रहीं। सीआरपीएफ ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी अपना योगदान दिया है। वहीं इस समय सीआरपीएफ की तैनाती जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान में है, तो सीआरपीएफ इस समय पूरे रेड कॉरिडोर में भी है। आपको याद हो कि जब भी हम बस्तर पर रिपोर्ट करते हैं तो आपको बस्तर के अंदरूनी अलग अलग इलाकों में मैंने आपको कई बार सीआरपीएफ के कैंप दिखाए हैं दूर से, क्योंकि हर इलाके में सीआरपीएफ के कैंप की स्थापना की गई है। अब मुझे नहीं लगता कि सीआरपीएफ के जितना किसी भी फोर्स में एंटी नक्सल ऑपरेशन में खून बहा है, चाहे उसमें बुरकापाल का हमला हो या फिर जिसमें 25 से 26 जवान शहीद हुए थे, या फिर ताड़मेटला जो अब तक की सबसे बड़ा सीआरपीएफ को नुकसान पहुंचाने वाला हमला था, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। तो सबसे ज़्यादा खून भी सीआरपीएफ ने बहाया है। सीआरपीएफ को इस देश में संकट मोचन फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। देश में कोई भी समस्या हो, सबसे पहले सीआरपीएफ की डिमांड होती है। वहीं अगर दूसरी फोर्स की बात की जाए बीएसएफ की, तो बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। इस फोर्स में लगभग 2,75,000 जवान हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करती हैं। इस फोर्स को 1 दिसंबर 1965 को स्थापित किया गया। इस फोर्स की तैनाती एलओसी पर भी है, जहाँ 10 डिग्री तापमान होता है। थार में भी इसकी तैनाती है, जहाँ 55 डिग्री तापमान चला जाता है गर्मी में, आप सोचिए। वहीं कच्छ के दलदली इलाके में भी बीएसएफ ही आपको मिलेगी। यह फोर्स छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन भी कर रही है। वहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर यह फोर्स तस्करी और घुसपैठ के नाम पर घुसपैठ के लिए भी लगातार काम कर रही है। इस फोर्स के इतिहास की अगर बात की जाए तो 1971 के युद्ध में बीएसएफ ने बड़ा योगदान दिया है। बताते हैं कि बीएसएफ ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, सेना के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा किया और बीएसएफ सेना के साथ हर मोर्चे पर लड़ी। बीएसएफ को इस युद्ध में महावीर चक्र भी मिला है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसलिए इसका फुल फॉर्म है। बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाई। तो वहीं 1990 के समय जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, तब बीएसएफ ने कमान संभाली और आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा। बताते हैं घाटी में बीएसएफ का एक अलग ही डर था। गाजी बाबा जो संसद पर हमला करने का मास्टरमाइंड था, उसे भी इसी फोर्स ने मार गिराया। अगर आपको नहीं पता तो ये बात आप जान लीजिए। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। फोर्स को वीर चक्र भी मिला। बीएसएफ के पास अपने खुद की तोपखाना, एयर विंग और वाटर विंग भी है। साथ ही साथ इस तरह से बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान जो बस्तर में भी है, अगर बीएसएफ की हम बात करें तो बीएसएफ जो है वो मुझे लगता है कि उत्तर बस्तर की तरफ में उनके कई कैंप हैं, और सीआरपीएफ तो आपको पता ही है कि किस तरह से लगातार दक्षिण बस्तर में लंबे समय से उनके कैंप लगाए जा रहे हैं। बड़ा नुकसान उन्होंने उठाया और लगातार माओवादियों से मोर्चा लिए और अभी भी काम कर रहे हैं। वहीं अगर तीसरे फोर्स की बात की जाए जो वो भी बस्तर में, आईटीबीपी जो है भारत और चीन की बॉर्डर पर इस फोर्स की तैनाती है। इस फोर्स को 1962 में स्थापित किया गया और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है। इस फोर्स की तैनाती लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां का जो तापमान है 30 डिग्री तक चला जाता है, -30 डिग्री तक। आप सोचो कि आप कभी अगर आपको फील करना हो तो फ्रीजर में हाथ रखिएगा तो आपको फील आएगा कि -30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है। वहाँ पे भी ये जो आईटीबीपी की फोर्स है वहाँ तैनात होती है। फोर्स की तैनाती यूएन मिशन, एंटी नक्सल और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में तो मैंने पहले ही बताया कि आईटीबीपी की भी तैनाती है, जिसमें कोंडागांव के इलाके हैं, नारायणपुर के इलाके हैं, जहाँ पर इनके कैंप मैंने देखे हैं। 2020 में चीन के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में आईटीबीपी ने पीएलए से बहादुरी से लड़ी थी, जिसके लिए आईटीबीपी के कई जवान को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी मिला था। आईटीबीपी भारत के दूतावासों की भी रक्षा करती है, एसएसबी का फुल फॉर्म, और ऐसे जो स्पेशल सर्विस ब्यूरो के तौर पर स्थापित किया गया। इस फोर्स ने सीमावर्ती इलाकों में इंटेलिजेंस गैदरिंग में अहम योगदान दिया है। इसके अलावा 1971 के युद्ध में बीएसएफ के साथ मुक्ति वाहिनी की ट्रेनिंग देने में भी यही फोर्स थी। इस फोर्स को पंजाब और कश्मीर में 1990 के समय आतंक विरोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में यह फोर्स अभी भी एंटी नक्सल ऑपरेशन में है।
इस फोर्स का नाम 2000 के आसपास सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया और एसएसबी नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर की रक्षा भी करती है। इन बॉर्डर पर तस्करी सबसे ज़्यादा होती है। फिर एक फोर्स है जिसका नाम है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ को 10 मार्च 1969 को स्थापित किया गया। सीआईएसएफ इस देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाती है। सीआईएसएफ मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, न्यूक्लियर बेस, पावर प्लांट, माइंस, रेड फोर्ट, ताजमहल, संसद और राम मंदिर जैसे जो महत्वपूर्ण इलाके हैं उन इलाकों की रक्षा करती है। तो इस तरह से ये सारे फोर्सेस हैं जो सीएपीए के अंदर आते हैं। और अब इनकी जो समस्याएं हैं जो जवान ने हमको लिखित में भेजी है उस पर भी बातचीत करते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो ये है सीएपीएफ का इतिहास जिसमें सारे फोर्स आते हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी या सीआईएसएफ, सारे फोर्स जो अलग अलग नाम से हैं, लेकिन इनका जो बेस है वो सीएपीएफ है। इन बातों को जानकर इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि सीएपीएफ जो है पीस टाइम में सेना से भी ज़्यादा अहम है और इस देश की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ के जवान देश के लिए कितना कुछ करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सरकार भी उनके लिए उतना कर रही है जितना कि वो हकदार हैं? तो इसका जवाब उस जवान ने बताया कि बिल्कुल नहीं, सरकार उन जवानों के लिए उतना कुछ नहीं कर रही जितना कि वो हकदार हैं। सीएपीएफ के जवान और अफसर अपने अधिकारों के लिए बात बात पर कोर्ट में जाने पड़ते हैं। उनको सोचो, जवानों को कोर्ट जाना पड़ता है कि हमारे ये अधिकार हैं, हमको ये अधिकार मिलना चाहिए। बीएसएफ के एक जवान का वीडियो आपने खूब देखा होगा, एक समय में वायरल हुआ था कि जब उसने, बहुत छोटा सा मुद्दा था आपके लिए, जवानों के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पैरामिलिट्री की फोर्स है वो कहाँ कहाँ किस किस परिस्थिति में होते हैं। देखिए, जो ये सारे पैरामिलिट्री के फोर्स के जो जवान हैं, दरअसल इनके जो मूल निवास होते हैं, इनकी तैनाती हमेशा वहाँ से बिल्कुल अलग हट के होती है और वहाँ पर भी जब वो जवान रहते हैं और हम बात बात पे बात करते हैं कि हम उन जवानों के भरोसे बैठे हैं, उन जवानों के सुरक्षा में हम अपने आप महसूस करते हैं। तो ऐसे में सोचो कि बीएसएफ के एक जवान का अगर आपने वीडियो देखा होगा या गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, जिसमें उसने अपने खाने की स्थिति दिखाई थी कि कितना बदतर भोजन उनको दिया जा रहा था। तो ऐसे में जवानों को अपने अधिकार के लिए बात बात पे कोर्ट पे जाना पड़ता है। फिलहाल हम अफसरों की बात करेंगे, फिर जवानों की अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अफसरों के साथ अगर गलत हो रहा है तो जवानों की क्या स्थिति होगी आप ये सोचिएगा। लेकिन हम पहले अफसरों की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उस जवान ने बहुत लंबी जानकारी मुझे दी है, जिसे मुझे लगता है मैं आपको 2 किस्त में बता पाऊंगा। तो सबसे पहले अफसरों पे बात कर लेते हैं जो उस जवान ने मुझे भेजा है। जब मैंने सीआरपीएफ के अधिकारियों से बातचीत की, जो अलग अलग, जिनका मैं नाम नहीं बता सकता यहाँ पर क्योंकि उनके लिए समस्या हो जाएगी, तो उन्होंने बताया कि प्रमोशन एक बड़ी समस्या है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में एक असिस्टेंट कमांडेंट को अपनी पहली प्रमोशन में 12 से 14 साल लग जाते। असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ में कंपनी कमांड करता है, बीएसएफ में भी कुछ इतना ही समय लग रहा है असिस्टेंट कमांड के प्रमोशन। और मैं यहाँ अगर आपको बताऊँ कि नियम अनुसार प्रमोशन 6 साल में हो जाना चाहिए। आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में भी प्रमोशन कोई बहुत अच्छा नहीं। डीआईजी बनने में सीआरपीएफ और बीएसएफ में 30 साल से ज़्यादा का समय लग रहा है। बीएसएफ में तो 1998 के असिस्टेंट कमांडेंट अभी तक कमांडेंट नहीं बन पाए हैं। सवाल ये है कि क्या ये प्रमोशन शुरू से स्लो है? तो ऐसा नहीं। सीएपीएफ में 2010 से पहले प्रमोशन तेज था। सवाल ये है कि प्रमोशन स्लो क्यों है? तो मुझे पता चला कि उसके 3 कारण हैं जो उस जवान ने मुझे बताया। इसका पहला कारण उन्होंने बताया कि फोर्स का जो स्ट्रक्चर है, एक सीएपीएफ की बटालियन में 7 कंपनी होती है और साथ में बटालियन हेडक्वार्टर भी होता है, जिसमें लगभग 150 से 200 जवान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसकी तुलना आर्मी से करेंगे तो आर्मी में एक बटालियन में 4 कंपनी, एक सपोर्ट कंपनी और बटालियन हेडक्वार्टर होता है। इससे आर्मी में प्रमोशन जल्दी होता है। वहीं एक डीआईजी के नीचे सीएपीएफ में 5 बटालियन होती है। कई बार तो बटालियनों की संख्या जो है वो 7 से 8 भी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आर्मी में एक ब्रिगेडियर के नीचे देखा जाए तो 3 बटालियन होती है और इसके अलावा पुलिस में डीआईजी के नीचे 3 से 4 एसपी होते हैं। अगर सीएपीएफ के स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव किया जाए तो प्रमोशन में भी तेजी आएगा। दूसरा सबसे अहम कारण जो उसने बताया वो है कैडर रिव्यू। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैडर रिव्यू हर 5 से 6 साल में होना चाहिए। वहीं सीएपीएफ में कैडर रिव्यू 2015 में हुआ था। 2026 आ गया, 11 साल।
सोचिए 11 साल पहले कैडर रिव्यू हुआ है, जबकि 5 से 6 साल में होना ही चाहिए। अगर कैडर रिव्यू समय पर हुआ होता तो प्रमोशन के इतने बुरे हाल नहीं होते जो अभी हैं। ये स्थितियां हैं। तीसरा कारण है आईपीएस का डेपुटेशन। दरअसल आईपीएस का डेपुटेशन जो है वो सीएपीएफ में डीआईजी रैंक से शुरू होता है। डीआईजी के लिए 20%, आईजी के लिए 50%, एडीजी के लिए 75% और डीजी के लिए 100% पोस्ट जो है वो आईपीएस के लिए रिजर्व है। अब आप सोचिए कि पैरामिलिट्री में आईपीएस की एंट्री, और उसमें भी परसेंटेज देख लीजिए। मतलब कि सीएपीएफ का कोई भी अधिकारी कितना भी काबिल हो, जितना भी जानकार हो, जितना भी बहादुर हो, लेकिन वो कभी डीजी नहीं बन सकता। ये नियम है, क्योंकि वो आईपीएस के लिए पहले से रिजर्व है। तो सवाल ये उठता है कि आईपीएस का सीएपीएफ में आना कब से शुरू हुआ? जब ये फोर्स बनी थी तब इन फोर्सेस के पास अपने कोई अधिकारी नहीं थे, तो आर्मी और पुलिस से अधिकारियों को डेपुटेशन पर लेना शुरू किया गया, क्योंकि इनके खुद के अधिकारी थे नहीं। अलग अलग समय पे मैंने आपको पहले ही बता दिया इतिहास की कब इनकी स्थापना हुई सबकी। तो समय के साथ आर्मी के अधिकारियों ने सीएपीएफ में आना बंद कर दिया, लेकिन आईपीएस अधिकारियों ने आना बंद नहीं किया। वो अभी भी लगातार आ रहे हैं। जो मैंने बताया भी कि डीजी तो आईपीएस ही बनेंगे। सीएपीएफ के कई पुराने डीजी ने कई बार कहा है, ये ऑफ द रिकॉर्ड कि कई पुराने डीजी ने, कि भविष्य में सीएपीएफ को उनके कैडर के अधिकारी ही लीड करेंगे। बीएसएफ के पहले डीजी केएफ जो रुस्तम जी थे, उन्होंने यह कहा था कि आईपीएस की इतनी ज़्यादा डेपुटेशन होनी ही नहीं चाहिए। डेपुटेशन के चलते कैडर ऑफिसर पीछे रह जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब इंडियन कोस्ट गार्ड बनी थी तब नेवी के अधिकारी ही कोस्ट गार्ड को कमांड करते थे, लेकिन समय के साथ नेवी के अधिकारियों ने कोस्ट गार्ड में आना बंद कर दिया और इस समय कोस्ट गार्ड के सभी अधिकारी उनके अपने कैडर ही हैं। जब आप दूसरी तरफ कैडर ऑफिसरों को देखेंगे तो उनके साथ कितना गलत होता है। एक असिस्टेंट कमांडेंट ग्राउंड पर काम करेगा, ऑपरेशन में जाएगा, ऑपरेशन प्लान करेगा, कंपनी कमांड करेगा। जब वह डिप्टी कमांडेंट बनता है तब वह बटालियन में अलग अलग अपॉइंटमेंट होल्ड करता है, जैसे एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर हो गया, डीसी एडमिन हो गया, डीसी ऑप्स हो गया, डीसी इंटेलिजेंस, जैसे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां में उसकी नियुक्ति होती है। उसके बाद उस अधिकारी का प्रमोशन 2IC रैंक पर होगा। मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में मैंने कई बार देखा है कि 2IC रैंक के अधिकारी ऑपरेशन को लीड तक करते हैं। उसके बाद कमांडेंट के रैंक पर प्रमोशन होता है। एक कमांडेंट एक बटालियन को कमांड करता है, ग्राउंड पर काम करता है, लेकिन जब डीआईजी के पद पर प्रमोशन की बारी आती है, उस अधिकारी के ऊपर डीआईजी के रूप में एक आईपीएस अधिकारी आ जाता है, जिसकी नौकरी मुश्किल से 15 साल की होती है। आईपीएस अधिकारी से लगभग 2 गुनी ज़्यादा सर्विस उस कमांडेंट की होती है और कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है। आईपीएस अधिकारी तो अपने कैडर में ही रहता है, उसे अपने स्टेट में ही रहता है, जबकि सीएपीएफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है और सीआरपीएफ के अधिकारी को तो कहीं ज़्यादा एक्सपोजर भी होता है। मैं आपको बता दूं कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने कहा है कि सीएपीएफ में आईपीएस की डेपुटेशन को कम किया जाए, लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही। होम सेक्रेटरी ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आईपीएस का जो है वो ही डेपुटेशन दे। सवाल ये है कि इन कैडर ऑफिसरों की क्या गलती है? काबिल और अनुभवी होने के बाद भी उनको कोई हक नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें हक नहीं मिल रहा। ये मामला देश का कोई बड़ा मीडिया चैनल नहीं उठाता, न ही कोई इस पर बात करता है। सोचो, और इन्हीं के भरोसे जो है जो केंद्रीय गृह मंत्री, इन्हीं जवानों के भरोसे, इन्हीं अधिकारियों के भरोसे। जवान तब ऑपरेशन करता है जब अधिकारी उस ऑपरेशन को प्लान करते हैं। कोई गृह मंत्री या कोई नेता ऑपरेशन प्लान नहीं करता। अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर ही सारे ऑपरेशन प्लान करते हैं। पुरानी जो गलतियां हुई होती हैं, पुरानी जो सफलता मिली होती है, वर्तमान की जो स्थितियां होती हैं, सारी चीज़ों का अध्ययन करके और किस तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंज उन्हीं के ऊपर है। अगर वो सफल हुए तो सरकार सफल होती है, अगर वो मान लीजिए नुकसान हो गया तो एक कंपनी के कमांडर से या किसी भी जो लीडर है उस पर सवाल उठता है। उसके लीडरशिप में जवानों ने शहादत दी और ये हमेशा रह जाता है। आज भी आप याद रखिएगा इस बात को। जब आने वाले समय में बस्तर से माओवाद किसने खत्म किया इस पर बातचीत होगी तो कुछ अधिकारियों के नाम जरूर गिने जाएंगे, लेकिन विशेष कर पर बात यही होगी कि बीजेपी ने इस समस्या का समाधान किया। उस पर अधिकारियों के नाम कभी भी नहीं आएंगे, और लेकिन इस पर बात होनी चाहिए। आज मुझे लगा एक जवान ने लिखित में सारे मामले को मुझे समझाया, तो मुझे भी इस मामले को समझाना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि कोई चैनल उठाए ना उठाए, हमारी आवाज़ पता नहीं कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन हम इस आवाज़ को जहाँ तक जाएगी वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।
मैं तो सीएपीएफ के तमाम डीजी से भी यही विनती करूंगा कि आप अपने फोर्स के कैडर ऑफिसरों के लिए भी आवाज़ उठाइए। कैडर ऑफिसरों को आपसे बहुत उम्मीद है। सरकार क्यों नहीं इन ऑफिसरों के लिए काम कर रही है ये तो पता नहीं। बार बार झूठा दिलासा भी दिलाया जाता है, बताते हैं। सरकार बोलती है कि आईपीएस का डिप्यूटेशन जरूरी है ताकि सेंट्रल और स्टेट में समन्वय बना रहे। अब वो समन्वय बन पाता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, इसी बस्तर में किसी समय एक नेशनल चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था जो स्टेट की पुलिस है और सेंट्रल पुलिस के बीच में। तो उस स्टिंग ऑपरेशन में ऐसी ऐसी बातें निकल कर आई एक दोनों के खिलाफ में, जो बात इस बात को दरकिनार करती है कि समन्वय जैसी चीज़ कोई बन पा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि समन्वय तो दोनों तरफ से होना ही चाहिए, तब जाके आप एक ज़मीन पर कोई काम कर पाएंगे। सीएपीएफ के अधिकारियों को भी स्टेट पुलिस में डेपुटेशन पर फिर ले आइए। अगर ऐसा ही है तो समन्वय दोनों तरफ से बनेगा। जब आप आईपीएस को वहाँ दे रहे हैं तो वहाँ से भी ले आइए। मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी विनती करना चाहूँगा कि आप इन कैडर ऑफिसरों की समस्या को सुनें, क्योंकि ये कैमरे के सामने नहीं बोल पाएंगे। अब हर कोई अधिकारी या जवान इस तरह से मुझे थोड़ी लिख कर बताएगा सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थोड़ी पता है, उस पर मैं रिसर्च भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अकेला हूँ। उन्होंने मेरी मदद की और बताया कि अगर आपको वाकई में जवानों की बात करनी है, वो जवान जो अपना घर द्वार छोड़ के केंद्रीय गृह मंत्री के उस वादे को पूरा करने में लगे हैं कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर को पूरी तरह से माओवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। और आज से नहीं, आपने तो आज वादा किया या दावा किया, वो तो 4 दशक से यहाँ पे जो माओवाद काबिज है उसके लिए पता नहीं कब से यहाँ कैंप लगे हुए हैं सीआरपीएफ के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के। जो जिला बल के जवान हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन पैरामिलिट्री ने कितना नुकसान उठाया आप गूगल करके देख लीजिए, बड़े बड़े आंकड़े उसमें आपको मिलेंगे जवानों की शहादत के। तो मुझे लगता है कि इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी सोचना चाहिए और क्या ऑफिसरों की सुने तब ऑफिसर सैनिकों की भी सुनेगा। सैनिक क्यों यहाँ आत्महत्या कर लेते हैं, सैनिक कितने दबाव में होते हैं, वो सिपाही जो नीचे होते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। मुझे लगता है कि दर्शकों से भी ये जिम्मेदारी को भी उठानी चाहिए कि आप भी इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें, क्योंकि केवल फेसबुक में वंदे मातरम भारत माता की जय लिख देने से नहीं होता, या किसी जवान की शहादत के बाद ये लिख देना कि जवान की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, वीर जवान, वो इसका कोई फायदा नहीं। जीते जी किसी जवान के लिए अगर आप खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है ये ज़्यादा सार्थक होगा। तो आप भी हमारे जवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपका निजी फैसला है। अच्छा लगता है कर सकते हैं, नहीं लगता है तो आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।